आज हम पढ़ेंगे 2018 के नेक्स्ट क्वेश्चन। कल हमने 4 क्वेश्चन किए थे विद एक्सप्लेनेशन, तो आगे देखते हैं आज। तो कल हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आगे हम 5वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ ही दिए क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं भी क्वेश्चन अच्छे लगते, अगर सिंपली आपको ऐसे ही क्वेश्चन रिवीजन करने हैं तो प्लीज़ मुझे वो बताना, या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो दोबारा बना दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्किप मत किया करो, अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, एक बार वीडियो कंप्लीट जरूर देखा करो। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कि कौन कौन सा जो है इसमें से इंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन थे ऑडियो, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो, प्रिंट स्टडी गाइड और ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो राइट आंसर तो है इसमें 4, कि जो क्या था इस पूछा था इन्होंने, वन इज़ नोट, जो इंस्ट्रक्शन मॉडर्न मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन मटेरियल इसमें हैं, ताकि आज ये ऑप्शन है तो आगे आने वाले में शायद दूसरा क्वेश्चन हो। ठीक है, तो जैसे इंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन कौन से पहले आते हैं, हमने सिंपली डिवाइड कर, जैसे प्रिंट मटेरियल हो गया, विजुअल मटेरियल हो गया, ऑडियो मटेरियल हो गया, ऑडियो विजुअल मटेरियल हो गया, डिजिटल मटेरियल। तो इनमें डिवाइड कर दिया मैंने पहले। देख लो, प्रिंटेड जो मटेरियल में आएंगे वो आएंगे, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, वर्क बुक हो गया, रेफरेंस बुक हो गई, न्यूज़पेपर, ये तो आएंगे प्रिंट मटेरियल में। सेकंड है विजुअल मटेरियल्स में क्या आ जाएंगे, जो भी चार्ट्स हैं, मैप हो गए, पोस्टर्स हो गए, मॉडल पिक्चर्स, ये सब आ जाएंगे विजुअल में। ऑडियो में क्या आएंगे, रेडियो, पॉडकास्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो विजुअल मटेरियल्स में क्या आएंगे, जैसे वीडियो, टेलीविज़न, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। फिफ्थ है डिजिटल मटेरियल में क्या क्या आ जाएंगे, कंप्यूटर्स आ जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड्स आ जाएंगे, इंटरनेट रिसोर्सेज आ जाएंगे, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल ऐप। तो इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये 5 टाइप्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे इसी तरीके से क्वेश्चन को रिवाइज करना सही लगता है, अगर आपको ये सही ना लगे तो प्लीज़ बताना, क्योंकि इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट भी इजी क्लियर हो जाता है। मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि आपको पूरा ये भी नहीं है कि पूरे चैप्टर रिवाइज़ करने, इससे आपके सारे चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन हमेशा कुछ चैप्टर होते हैं हमारे सिलेबस के जो हमेशा उनमें से ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के बन जाता है। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के उनको लर्न कर लें तो हमें हर तरीके से पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है, मैं 2018 से इसके बाद नेक्स्ट ईयर का करेंगे, तो ऐसे कोशिश करूँगी कि सब ईयर्स के क्वेश्चन जो कंप्लीट करा दूँ। क्वेश्चन 6 है, सपोज एज ए टीचर यू are training your student in public speaking and debate, which among the following is most difficult to develop among the student। कि मान लो आप टीचर हो और आपको अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि जो भी पब्लिक में पूछताछ के की स्पीकिंग करनी, डिबेट करना, तो आप सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या डिफ़िकल्ट होगा बच्चों में वो डिवेल्प करना। ठीक है, तो कंट्रोल ओवर इमोशंस करना, कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन या यूजिंग सिलेक्शन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन। ठीक है, आंसर तो ऐसा कंट्रोल ओवर इमोशन। मैं स्टार्टिंग में देखो इसलिए टिक कर देती हूँ कि कईयों को होता है कि चलो हमें सिर्फ आंसर कंफर्म करना है, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, लेकिन मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आगे देती हूँ। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर तो है हमारा ए। और क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इमोशंस पे कंट्रोल करना। क्यों, देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन इसकी। क्योंकि जिस समय हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, हमें लगता है बिल्कुल ईजी है, क्वेश्चन होते भी ईजी हैं, लेकिन उनको इस तरीके से घुमा के पूछा जाता है कि हमें लगता है सारे ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल क्लोज होते हैं, हमें लगता है सारे क्वेश्चन सही हैं, होते बिल्कुल क्लोज हैं। तो इसलिए अगर हम उनको रिवाइज करते रहें तो इजी हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट स्टूडेंट्स ऑफन एक्सपीरियंस, कि जब भी कोई बच्चा है मान लो पब्लिक में स्पीकिंग करेगा, उसको डिबेट करने के लिए आप भेजोगे या कहोगे, कोई टॉपिक दोगे, तो उसको वो क्या करेगा, उसको फियर एंड एग्जाइटी, नर्वसनेस, एंगर और फ्रस्ट्रेशन व्हेन चैलेंज। अगर कोई उसको किसी ने डिबेट में उसको चैलेंज कर दिया तो वो गुस्सा आने का भी चाहता होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन भी हो जाएंगे। तो ये सब इनका इशू ये सामने आते हैं। तो इसलिए टू परफॉर्म वेल, अच्छी परफॉर्म के लिए क्या करना है कि दे मस्ट रिमेन काम, कॉन्फिडेंट एंड कंपोज। डेवलपिंग कंट्रोल ओवर इमोशंस इज ऑफन द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट बिकॉज इट टेक्स प्रैक्टिस एंड सेल्फ रेगुलेशन। कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस लानी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो शांत रहे, कॉन्फिडेंट रहे। ठीक है,
और उनको कंट्रोल करना होगा अपने इमोशंस। कि अगर हम किसी से मान लो कोई इंटरव्यू ले रहे हैं या कुछ भी, हम किसी बात पे चर्चा करनी है, डिबेट करनी है, ठीक है। डिबेट में तो फिर यही है कि अगर वो हमारे ओपोजिट भी बोल सकता है, उसको वो अपनी थिंकिंग बोलेगा, हम अपनी थिंकिंग बोलेंगे, तो लेकिन हम जहाँ पे हम उनसे पूछ रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ है हम शांत रहें। अगर हम उस चर्चा में उलझ जाएंगे, हम ज़ोर ज़ोर से बोलने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, हम अपनी इमोशन कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमें अच्छा नहीं माना जाएगा स्पीकिंग में, ठीक है। तो वो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, ठीक है। और ये होता कब है, जब हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और सेल्फ रेगुलेशन से खुद पे अपने आप पे काम करना कि हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है। हम उसकी प्रैक्टिस हम अपने घर से भी कर सकते हैं। जब कोई हमें मान लो कोई पेरेंट्स डांट रहा है, कोई बड़ा हमें कुछ कह रहा है, तो हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना, हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें वो भी कंट्रोल करना है, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है। तो सबसे मुश्किल काम टीचर्स को वही होता है कि बच्चों को किस तरीके से उनके इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच एमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। कि इनमें से सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का। हमारे पास ऑप्शन थे, शिफ्ट इन फोकस फॉर टीचर सेंटरिंग टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, इम्प्रूविंग क्लासरूम अटेंडेंस, हेल्पिंग टीचर टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम, या रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन एंड एंग्जाइटी अमंग स्टूडेंट। तो राइट आंसर है हमारा शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंटरिंग टू स्टूडेंट सेंटरिंग एजुकेशन, ठीक है। कि सिंपली जो हमारा सेंड होना चाहिए कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन पर ध्यान शिफ्ट करना, फोकस करना। तो राइट आंसर तो हमारा इसका देख लेते हैं हम, क्रेडिट चॉइस बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है वो क्या है। इसके एडवांटेज देखने से पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि आखिर ये है क्या। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS की शॉर्ट फॉर्म है, इज़ एन एजुकेशन सिस्टम इन विच स्टूडेंट कैन चूज कोर्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड अर्न क्रेडिट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर डिग्री, ठीक है। कि इसमें क्या है कि जहाँ पर बच्चा खुद सिलेक्ट कर सके अपना कोर्स, कि मुझे किस कोर्स में जाना है, मुझे कहाँ कमाना है, मुझे सब कुछ, मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार, जहाँ पर उस पर कोई ज़बरदस्ती ना हो कि आपको यही करना है, ठीक है। CBCS सिंपली आप याद रखो इन 3 वर्ड से, कि जहाँ पर चूज़ योर सब्जेक्ट, अर्न क्रेडिट, कंप्लीट योर डिग्री, ठीक है। जहाँ पर आपका ध्यान सिर्फ इस पे हो कि आपको कोई रोका ना जाए कि आपको यही कोर्स डेवलप कर। अब हर बच्चे का एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अगर वो उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मिल जाए ना सब कुछ, तो हर बच्चा तरक्की कर सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट से ही हम कुछ कर सकते हैं। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, अगर हमें ज़बरदस्ती उसमें डाल भी दिया जाए तो हम उतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो वो CBCS के है जहाँ पर बच्चा खुद अपना सब्जेक्ट, अपना कोर्स सेलेक्ट करने के लिए आज़ाद हो। क्या कुछ इसके एडवांटेज हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट सेंटरिंग लर्निंग, कि इसमें यह है कि स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड करियर गोल्स। कि अपने जो उसका करियर गोल्स है, किसी को लाइफ में कुछ भी बनना है, किसी को लाइफ में अगर डॉक्टर बनना है, उससे आपको होगा आप इंजीनियर बनो, किसी को बनना है इंजीनियर है, आप उसको ज़बरदस्ती कहोगे पेरेंट्स कि आप डॉक्टर बनो, तो वो बात नहीं आएगी, ठीक है। फिर हम वो उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चा जितना सफल होगा, क्योंकि बच्चा अगर टेंशन में कुछ उसको ज़बरदस्ती कराया भी जा रहा है तो उसको नो बेनिफिट, क्योंकि एक इंटरेस्ट होता है। तो इसमें यही है कि स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग होनी चाहिए। CBCS यही कहता है क्रेडिट सिस्टम, कि आपको जो बच्चा जो भी सिलेक्ट करना चाहे, बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहे उसको जाती होनी चाहिए। सेकंड इसमें बात कही है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अलो सिलेक्शन ऑफ कोर इलेक्टिव एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज, कि उसको अलो करो कि वो सिलेक्शन कर सके कि उसे कोर सब्जेक्ट क्या रखना, अपने इलेक्टिव में क्या है, और स्किल बेस्ड उसे क्या कोर्सेज होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा डिसिप्लिनरी, ठीक है। तो लर्निंग, स्टूडेंट कैन स्टडी कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, कि अलग अलग विषय में भी कर सकता है। उसको ये नहीं है कि सिर्फ उसको, अगर मान लो उसको एक चीज़ में भी इंटरेस्ट है तो दूसरे कोर्स में भी इंटरेस्ट है, तो उसको इतना होना चाहिए कि वो कर सके स्टडी, उसको रोका ना जाए कि आपको सिर्फ यही करना है तो आपको यही करना है, अलग अलग विषय भी वो सिलेक्ट कर सके। मान लो किसी को डांस भी अच्छा लगता है, हम सिंपली हम एग्जांपल लें, और उसको सिंगिंग भी अच्छा लगता है, तो हम रोक नहीं सकते। कि वो होता है कि बच्चों को रोको ना, कि उसको जो दिल कर रहा है तो दो करना चाहता है तो उसको वो भी करने दो। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास क्रेडिट ट्रांसफ़र, जो इसके एडवांटेज हैं ये। क्रेडिट मार्क्स academic points earned by student in one recognized institution are accepted by another institution, so the students does not have to study the same course again। कि क्रेडिट ट्रांसफ़र में इसमें इन्होंने बात कही है कि अगर बच्चे ने किसी एक इंस्टीट्यूशन से, ठीक है,
कोई भी उसने कोई भी जो रिकॉग्नाइज मान लो जो जिसको मान्यता मिली हुई है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन से उसने कुछ भी कर लिया, अर्न कर ली, कोई भी उसने डिग्री या कुछ भी मार्क्स जो भी एकेडमिक्स कर लिया, तो वो दूसरे इंस्टीट्यूशन में अगर वो जाए तो उसको वो एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि उसके द्वारा उसको कहा जाएगी आप ये द्वारा तो हम तो उस इंस्टीट्यूशन की मानेंगे नहीं, हम उस स्कूल की नहीं मानेंगे, तो वो माननी चाहिए। बच्चा पागल नहीं है कि बच्चे को अगर दोबारा कहीं और करना कि वो दोबारा फिर उस चीज़ को दोबारा फिर करके दिखाए या वो करे, ठीक है, कि उसको मान्यता होनी चाहिए। बच्चा सेम कोर्स को उसको, ताकि उसको दोबारा ना करना पड़े, सेम कोर्स में उसको दोबारा ना टाइम वेस्ट करना पड़े, तो उसको एक्सेप्ट होनी चाहिए। फिफ्थ जो पॉइंट है कॉन्टीन्यूस असेसमेंट। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कि परफॉर्मेंस इज एवेल्युएट थ्रू असाइनमेंट्स, क्विज, प्रोजेक्ट एंड सेमेस्टर एग्जाम इंस्टेड ऑफ रेगुलरिंग रिलाइंग ओनली ऑन फाइनल एग्जाम। कि कॉन्टीन्यूस असेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों पे एक साथ बर्डन ना पड़े। ये ना हो कि पूरे साल का हमें एग्ज़ाम एक ही साथ लेना है। बच्चों के बीच में क्विज़ वगैरह कराते रहें, असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट्स हों, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हों, तो इन सब की वजह से ताकि बच्चे बर्डन नहीं डलता कि साल उसको पूरे साल का एक साथ, क्योंकि बच्चों को भी। सिक्स पॉइंट है हमारा स्किल डेवलपमेंट, कि इनकर्ज प्रैक्टिकल वोकेशनल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ओरिएंटेड कोर्सेज। कि ऐसे कोर्सेज हों जो वोकेशनल और एम्प्लॉयबिलिटी, जिससे बच्चों को रोज़गार मिले, उनके व्यवसाय मिले, उनके जीवन की ये नहीं है कि लाइफ के लिए उनको कोई बेनिफिट है, तो वो होना चाहिए। सेवन्थ है इम्प्रूव्ड एकेडमिक मोबिलिटी, कि मेक इट ईजियर फॉर स्टूडेंट टू स्टडी एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड सपोर्ट एक्सचेंज प्रोग्राम। कि बच्चों के जो है कि एक दूसरे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन स्टडी, मान लो कि एक दूसरे से एक्सचेंज प्रोग्राम चलें, ठीक है, ताकि बच्चों के लिए ईजियर रहे। एट्थ है रिड्यूस एकेडमिक प्रेशर, कि हमें कम करना है एकेडमिक प्रेशर बच्चों से। द सेमेस्टर एंड द क्रेडिट सिस्टम डिस्टर्ब्स द वर्कलोड मोर इवली, कि जो भी सेमेस्टर जो क्रेडिट जो भी डिस्टर्ब करता है, जिससे बच्चों का कि सेमेस्टर सिस्टम तभी चलाया गया था, जो भी ये हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होते हैं ये इसीलिए शुरू किए गए थे कि बच्चों से बर्डन कम हो। क्योंकि एक साथ जब साल के बाद एग्ज़ाम देता था बच्चों को, सिलेबस भी ज़्यादा हो जाता था, उसके बाद चैप्टर भी ज़्यादा हो जाते थे, और आज के टाइम में बर्डन इतना ज़्यादा बच्चों पर हो जाता था, तो इसीलिए सेमेस्टर सिस्टम किया गया ताकि बच्चों का जो है लोड प्रेशर जो कम हो। और नाइन्थ बात इन्होंने कही थी कि ग्लोबल कॉम्पैटिबिलिटी, कि जो वैश्विक अनुकूलता, यानी कि जो अलायंस किए जाएँ इंडियन हायर एजुकेशन विद इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम, की दोनों का आपस में अलायंस हो, बच्चों के इंटरनेशनल जो एजुकेशन सिस्टम से भी और इंटरनेशनल और हमारे जो हायर एजुकेशन इंडियन, तो उनका एक कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, एक आपस में एक जिससे बच्चों को इंटरनेशनल जो बातें हैं उनका ही पता लगे, आपस में इनका अनुकूलन हो, ठीक है। टेंथ है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि समग्र विकास। प्रमोट एकेडमिक नॉलेज एलोंग विद कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड लाइफ स्किल्स, कि ऐसा बच्चों का विकास होना चाहिए कि जिससे बच्चों की कम्युनिकेशन भी, उनके रिसर्च और लाइफ स्किल्स सभी डेवलपमेंट हो। सिर्फ एक एंगल्स पे बच्चे पर ध्यान ना दिया जाए, उसका सारे एंगल से हर तरीके से उसका डेवलप हो। ये डेवलप किया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा, यूजीसी द्वारा, और इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अराउंड 2015 अंडर यूजीसी गाइडलाइन के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉम्पोनेंट ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइनर। रिसर्च डिज़ाइन के कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन थे हमारे पास कंपैरिजन, कंट्रोल, रिएक्टिविटी, मैनिपुलेशन, नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस, जनरलाइजेशन। तो राइट आंसर तो हमारा कंपैरिजन, कंट्रोल, मैनिपुलेशंस एंड जनरलाइजेशन। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। कंपैरिजन का मीनिंग क्या है? जहाँ पर कंपेयर होते हैं टू और मोर वेरिएबल। ट्रीटमेंट कंडीशंस, कंपेयरिंग, मान लो एग्जांपल है जैसे कंपेयरिंग स्टूडेंट टॉट बाय ट्रेडिशनल टीचिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है, कि कहीं पर हम कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पर कि मान लो कि ऑनलाइन में और जो रेगुलर जो टीचिंग होती है तो उसमें क्या डिफरेंस है, जो ट्रेडिशनल टीचिंग चल रही है और ऑनलाइन में, ठीक है, तो जहाँ पर कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का। सेकंड बात होगी कंट्रोल, कि जहाँ पर कंट्रोल्स और मिनिमाइज द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो एक्स्ट्रा कि जो बाहरी जो मानते हैं हम जिनको वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाए ताकि जो रिज़ल्ट हैं वो एक्यूरेट आए। जैसे एग्जांपल है कीपिंग द सेम क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर ऑल ग्रुप्स, कि
सारे जो बच्चों ऑल ग्रुप्स के लिए क्या है कि इन्वायरमेंट क्या है, मान लो सेम है, ठीक है। ये नहीं है कि किसी के साथ किसी के लिए कैसा इन्वायरमेंट रखा गया है, किसी के लिए कुछ ऐसा, तो वो है कि जिससे रिजल्ट सही आए, ये ना लगे कि किसी तरीके का भेदभाव वगैरह हो रहा है, ठीक है। और थर्ड बात तो है मैनिपुलेशन। द रिसर्च डिलिबरेटली चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। कि जहाँ पर मैनिपुलेशन होता है, जहाँ हम चेंज मैनिपुलेट करते हैं किसी, द रिसर्च क्या कि चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट, किस पे दिखता है इफेक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको आगे हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है जैसे मान लो इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू टीचिंग मेथड टू वन ग्रुप, कि किसी एक ग्रुप पे क्या कोई नया मेथड हमने यूज़ करके देखा, ठीक है, वन ग्रुप पे, तो उसका इफेक्ट फिर हमें दिखेगा। और जनरलाइजेशन क्या होता है, रेफर्स टू अप्लाइंग द रिसर्च फाइंडिंग फ्रॉम द सैंपल टू द लार्ज पॉपुलेशन। कि मान लो एक कोई हमने ऐसा सैंपल या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल यूज़ किया, इस द फाइंडिंग कैन बी जनरलाइज, जो ऑल स्टूडेंट्स पे जनरलाइज हो, ठीक है। वो तो थे हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो कॉम्पोनेंट, लेकिन जो मेनली से कॉम्पोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे वो भी आते हैं, लेकिन इसमें और भी कॉम्पोनेंट्स हैं जो रिसर्च डिज़ाइन के मेन कॉम्पोनेंट्स माने जाते हैं, वो है हमारे। इसमें हम सब समझ लेंगे वेरिएबल्स वगैरह के बारे में सारा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो कॉम्पोनेंट्स है वो है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है कि क्लियरली डिफाइन व्हाट द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी। कि सबसे पहले होता है कि इसमें रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिज़ाइन हम जब हम कोई चीज़ का कर रहे हैं, सबसे पहला होता है कि आखिर वो क्या डिफ़ाइन करना चाहता है, कि वो स्टडी किस चीज़ पे कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग और स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस की, हमें देखना है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ऑनलाइन कोई बच्चा स्टडी कर रहा है तो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या रिजल्ट रहेगा, क्या इम्पैक्ट रहेगा। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, कि स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टेटस दैट द स्पेसिफिक गोल ऑफ द रिसर्च, कि रिसर्चर का मेन गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए वो कर रहा है, ठीक है। तो पहले में थी हमारे पास कि प्रॉब्लम क्या है, फिर वो है कि उस प्रॉब्लम को भी सर्च कर रहा है क्यों, मान लो उसका क्या उद्देश्य है, क्या गोल है। एग्जाम्पल है कि टू एग्जामिन करना द इफेक्ट ऑफ ए ऑनलाइन लर्निंग एंड इन ऑन अचीवमेंट्स, ठीक है। कि हमें एग्जामिन करना है कि जो ऑनलाइन की लर्निंग पे कि उसके अचीवमेंट्स पे क्या कुछ इम्पैक्ट हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, कि स्टेटस थर्ड पॉइंट, सेकंड तो हो गया। थर्ड है हमारा रिसर्च क्वेश्चन है हाइपोथेसिस, कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन, क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हम हाइपोथेसिस क्या करते हैं, कोई भी हमारे सामने जब प्रॉब्लम आती है हम उसका देखते हैं, तो पहले हम हाइपोथेसिस एक परिकल्पना बनाते हैं, अपना सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो इसमें हम फिर उसके बाद क्या हम सोचते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, तो कि ऑनलाइन लर्निंग के बारे में जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग स्पेसिफिकली इम्प्रूव एकेडमिक, कि हाँ ऑनलाइन लर्निंग क्या है, इम्प्रूव करेगी एकेडमिक परफॉर्मेंस को, ये हमारी क्या है एक हाइपोथेसिस है, यानी कि हम प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं। फोर्थ फिर क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, मान लो, ठीक है। वेरिएबल तीन होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और कंट्रोल वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म होती है आईवी, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लो ऑनलाइन लर्निंग है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गई, जिस पे प्रभाव दिखेगा। वो आ गया कंट्रोल वेरिएबल, जो मतलब कि एक स्पेसिफाइड जो कांस्टेंट है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आता। आगे हम इसके बारे में दोबारा समझेंगे। सैम्पलिंग, फिफ्थ पॉइंट है हमारा सैम्पलिंग डिज़ाइन, इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगी, अभी मैं पॉइंट करा देती हूँ। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है, फिफ्थ पॉइंट, डिसाइड हु विल पार्टिसिपेट एंड हाउ दे विल बी सिलेक्टेड। मान लो इंक्लूड पॉपुलेशन, सैम्पल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक, सब इसमें आ जाएगा, कि जिसमें हमें डिसाइड करना कि किस तरीके से उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो सब आएगा इसमें। कि हमें सैम्पल का साइज कितना बड़ा लेना है, हमें कौन सी पॉपुलेशन इंक्लूड करनी है, क्या सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, सब। और हमारे पास सिक्स पॉइंट है डाटा कलेक्शन मेथड, एक्सप्लेन हाउ डाटा विल बी कलेक्टेड, कि कैसे डाटा हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करना है।
जैसे कोई टूल्स है हमारे पास, जैसे हम क्वेश्चनायर के द्वारा करेंगे डाटा कलेक्ट, या इंटरव्यू लेंगे, या ऑब्जर्व करेंगे, या टेस्ट लेंगे, तो ये है कि किस तरीके से हमने वो डाटा कलेक्ट करना है। फिर होता है डाटा एनालाइज का प्लान हमारा, कि जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया तो हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे। स्पेसिफाई स्टैटिकल और क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। तो जैसे मीन क्वांटिटेटिव मेथड है ये, जैसे मीन, टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशन एंड थेमेटिक एनालिसिस की किस तरीके से हमने एनालिसिस प्लान किया, कैसे करना है, ठीक है। वेरिएबल्स के बारे में जानने के लिए अब प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखना, मैं आगे बताती हूँ आपको, कंप्लीट बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल वेरिएबल क्या होते हैं। 8th है हमारे पे, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके फिर क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो जाएगा, और ये भी तो वीडियो फिर काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए टाइम एंड रिसोर्सेज 8th हमारा पॉइंट। इंक्लूड रिसोर्सेज, बजट, अवेलेबल रिसोर्स, कि हमारे पास कितना बजट है, क्या टाइम है, क्या हम अवेलेबल रिसोर्सेज है हमारे पास। तो सिंपल आप इसके अगर याद रखना चाहते हो कि कौन कौन से इसके मेन कंपोनेंट हैं, आप सिंपल ऐसे रखो, प्रॉब्लम प्लस ऑब्जेक्टिव, फिर हाइपोथेसिस, वेरिएबल, सैम्पलिंग, फिर डाटा कलेक्शन, फिर एनालाइज, फिर टाइम एंड रिसोर्सेज, जिससे आपको एक सीक्वेंस भी याद रहेगा और भूलोगे भी, ठीक है। क्वेश्चन 9th है हमारे पास, द 4 मेजर ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च। तो कि कौन कौन से हमारे 4 मेजर जो ऑपरेशंस हैं साइंटिफिक रिसर्च के। ऑप्शन थे हमारे पास, डेमोस्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, एलिमिनेशंस ऑफ द स्पेरिकल रिलेशंस, और स्क्वेंसिंग दैट इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर, सेल्फ एजुकेशन, थ्योराइजेशन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस। सॉरी मेरी ये लाइन गलती से हो गई, ठीक है। ये ई पॉइंट है जो ये लिखा है ना मैंने, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस, ये ई पॉइंट है। हमारा राइट आंसर है डेमोस्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, सेकंड है एलिमिनेशन ऑफ स्पेरिकल रिलेशंस, और सी है स्क्वेंसिंग इन टर्म ऑफ टाइम ऑर्डर, और एफ ऑप्शन है थ्योराइजेशन। ये 4 हमारे पॉइंट सही हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पहले करना है, डिस्क्राइब बाय स्कॉलर सच एज फ्रेड एन केरे, ठीक है। ये इनके द्वारा ये इनको डिस्क्राइब की गई। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जैसे डेमोस्ट्रेशन ऑफ को वेरिएशंस, यानी को वेरियंस, सो दैट हाउ वेरिएबल चेंज टुगेदर, कि कैसे वेरिएबल टुगेदर हम के चेंज होते हैं। एग्जाम्पल जैसे एज स्टडी टाइम इंक्रीज टेस्ट स्कोर आल्सो इंक्रीज, कि अगर स्टडी टाइम इंक्रीज होगा तो हमारा टेस्ट स्कोर भी इंक्रीज होगा। कि एक साथ किस तरीके से वेरिएबल चेंज हो रही हैं, वो होता है कोवेरियंस, ठीक है। कि अगर हमने मान लो स्टडी टाइम में चेंज किया, इंक्रीज़ किया, तो हमारा टेस्ट स्कोर भी इंक्रीज़ होगा, दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं ना। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, एलिमिनेशन ऑफ स्पेरियस रिलेशंस, रूल आउट अदर पॉसिबल कोज सो द रिलेशनशिप इज जीनियन। एग्जाम्पल जैसे मान लो, इंश्योर दैट इम्प्रूव स्कोर्स आर ड्यू टू स्टडी टाइम, नॉट बिकॉज स्टूडेंट आल्सो रिसीव एक्स्ट्रा कोचिंग। कि मान लो हम इम्प्रूवमेंट आई है स्कोर में, किसकी वजह से, स्टडी टाइम, क्योंकि उसने टाइम स्टडी को ज़्यादा टाइम दिया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ उसने एक को एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास ली है, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी स्टडी को एक्स्ट्रा टाइम दिया है, इसकी वजह से उसके रिजल्ट में डिफरेंस दिखा, ठीक है, उसके अच्छे मार्क्स आए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, सिक्वेंसिंग इन टर्म ऑफ टाइम ऑर्डर, द कोज मस्ट अकर बिफोर द फैक्ट, स्टूडेंट स्टडी फर्स्ट एंड देन देयर एग्ज़ाम स्कोर इम्प्रूव। कि पहले उसने क्या किया, पढ़ाई की, फिर उसका एग्ज़ाम स्कोर इम्प्रूव हुआ। द कोज मस्ट अकर बिफोर द फैक्ट, प्रभाव से पहले कारण होता है, ठीक है। ये नहीं है कि पहले इफेक्ट हो गया उसके बाद आपने रीज़न आया, पहले कोई रीज़न होता है उसके बाद उसका इफेक्ट होता है, यानी कि पहले बच्चे ने स्टडी की उसके बाद उसका रिजल्ट का स्कोर अच्छा गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट था थ्योराइजेशन, डिवेलप ए थ्योरी दैट एक्सप्लेन वाई द रिलेशनशिप एग्जिस्ट। कि जब मान लो कोई हमें थ्योरी एक्सप्लेन करने की रिलेशनशिप एग्जिस्ट है, मान लो एग्जांपल है जैसे लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन वाई इंक्रीज स्टडी टाइम इम्प्रूव परफॉर्मेंस। कि लर्निंग थ्योरी की एक्सप्लेन कि किस वाई क्यों इंक्रीज हुए स्टडी टाइम इम्प्रूव परफॉर्मेंस के, कि हमें देखना है कि कैसे और क्यों ये जो कि एक परफॉर्मेंस हाई हुई है बच्चों की स्टडी टाइम की वजह से, उसके लिए हमें थ्योराइजेशन करनी है, डिवेल्प करनी है थ्योरी, क्यों हुआ कैसे हुआ, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन आया जो मैं बात कर रही थी ना कि आपको डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इन वेरिएबल्स के बारे में आगे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए मुझे आगे क्वेश्चन आ ही रहा है इसके रिलेटेड, क्योंकि वेरिएबल वाले जो चैप्टर है ना हमारा जो तो उसमें से हमेशा क्वेश्चन बनना ही बनना है, चाहे किसी भी तरीके से वो घुमा के बने। 10th क्वेश्चन आया था ये 2018 का ना है, ए वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड इज़ नोन एज, जो मैनिपुलेट होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन थे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ऑप्शन तुम्हारा राइट आंसर है सी। अब देखते हैं कौन सा वेरिएबल क्या है और ये आंसर क्यों है, ठीक है। तो ऑप्शन सी। अब ये चारों वेरिएबल्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, मैंने इनको कंपैरिजन में लिखा है ताकि ईजी याद रहे। पहले देखो आप इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कौन होता है, इंडिपेंडेंट हमें मीनिंग भी क्लियर रखो आप, जो होते हैं आज़ाद। हम इंडिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट का हो क्या होगा, जो दूसरे पे डिपेंड है, बस आप ये मीनिंग क्लियर रखो, आप कभी नहीं भूलोगे। इंडिपेंडेंट जो आज़ाद है, स्वतंत्र है, डिपेंड जो दूसरे पे डिपेंड है। अब क्या होगा, द वेरिएबल यू चेंज कंट्रोल इट इज़ द कोज, जो कारण है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। आगे इसके एग्जाम्पल पे आएंगे, अब देखना आप कि जो कारण है, जो इट इज़ अ कोज, और जो अफेक्ट है वो क्या है, डिपेंड। अब देखो डिपेंड कौन है, मान लो अब जिसको हम मेज़र कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है डिपेंडेंट। मान लो एक मरीज है आपके पास, ठीक है, कोई हम दवाई ले रहे हैं, तो हम दवाई को चेंज करेंगे या मरीज को चेंज करेंगे। मान लो डॉक्टर ने किसी को दवाई दी पेशेंट को, तो अगर उसको उसका सही नहीं लगेगा तो अगली बार वो दवाई को चेंज करेगा। डिपेंड है कौन उस पर, जो डिपेंड वो इंडिपेंडेंट को चेंज करो, दवाई को चेंज करके देखेगा, अफेक्ट उस किस पे पड़ेगा, डिपेंडेंट पे, पेशेंट पे, ठीक है। पेशेंट पे क्या पड़ा, डिपेंड पे क्या पड़ा, अफेक्ट पड़ा, दवाई चेंज की, ना कि वो मरीज को ही चेंज कर देगा कि तुझ पे नहीं असर हुआ तो मैं दूसरे मरीज को दे दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो है कि इसको हम कोज के कारण, कि जो कारण है, ठीक है, और जिस पे अफेक्ट दिखेगा वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, रिसर्च क्वेश्चन हमारे पास है कि डज स्टडी टाइम अफेक्ट एग्जाम स्कोर, कि क्या स्टडी का जो टाइम है वो इफ़ेक्ट करेगा स्कोर्स को। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, स्टडी टाइम हुआ ना, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एग्जाम स्कोर, क्योंकि हमें इसका रिजल्ट कहाँ दिखेगा, इफेक्ट कहाँ दिखेगा, एग्ज़ाम पे। तो अगर बाद में एग्ज़ाम का स्कोर आ गया तो आप वो चेंज नहीं कर सकते, आप अपना टाइम चेंज कर सकते हो। अगर आपको उस पर इफेक्ट देखना है तो आप 2 घंटे से 4 घंटे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वो रिज़ल्ट आ गया तो वो ही वही रहेगा। तो वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम चेंज ला सकते हैं, ना कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पर हम देख रहे हैं, जिसको मेज़र कर रहे हैं चीज़ को, वो होती है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो कंट्रोल वेरिएबल क्या है, मान लो एक कंट्रोल वेरिएबल इज़ ए फैक्टर दैट द रिसर्चर कीप द सेम इन ऑल एक्सपेरिमेंट कंडीशन टू ensure that only the dependent variable affect the independent variable affect the dependent variable। एक कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जिसमें हम कह सकते हैं कोई चेंज नहीं होता, वैसे तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बस देख रहे हैं हम, इफेक्ट देख रहे हैं डिपेंडेंट पे इन दोनों का, वो एक कांस्टेंट होता है। मान लो रिसर्च है हमारे पास, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझना, वही क्वेश्चन है हमारे पास कि डज स्टडी टाइम इफेक्ट एग्जाम स्कोर्स। तो इसमें हमारे पास अभी हमने पढ़ा है क्या था, इंडिपेंडेंट क्या हो गया हमारा, स्टडी टाइम हो गया, डिपेंडेंट क्या हो गया हमारा, एग्ज़ाम स्कोर हो गया। तो कंट्रोल वेरिएबल्स क्या हुआ, कंट्रोल वेरिएबल हम क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, वही क्लास है, वही टीचर है, वही पढ़ाने का मेथड है, वही तरीका है, सेम क्लासरूम है, सेम स्टडी मटेरियल है, सेम टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो होता है सिर्फ जो हमें एक प्लेस मिल रहा है जिसकी वजह हम बैठे हैं, कुछ भी लगा लो आप, तो वो कॉन्स्टेंट है, वो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हमें अफेक्ट तो देखना है डिपेंडेंट वेरिएबल, कारण क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ इसमें, जो चेंज कर सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। आप चेंज से याद रख लो, जो स्वतंत्र व्यक्ति होता है, जो आज़ाद है, मान लो कोई व्यक्ति वो कहीं भी घूमने जा सकता है, लेकिन जिस पंछी को, वहाँ पंछी है एक, ले लो कोई पंछी उड़ रहा है आसमान में, वो आज़ाद है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन जो आज़ाद नहीं है तो वो तो एक बंदा रहेगा ना, डिपेंड, वो उसको आप चेंज कैसे करो। मान लो वही है कि जिसको हम, सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं जब मर्जी, लेकिन जो डिपेंडेंट है, जिसको मेजर कर रहे हैं चीज़ को, जिसको हमें देखना है यार,
जैसे मैंने अभी बात कही है कि हमें देखना है कि मरीज में कुछ फ़र्क लगा कि नहीं लगा। हम मरीज को उठा के चेंज नहीं करेंगे, हम दवाई को उठा के चेंज करेंगे कि इस पर इस दवाई का असर नहीं हुआ, दूसरी दवाई का यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो वो है जहाँ पर जो हम चेंज कर सकते हैं। सिर्फ चेंज और कोज से याद रखो, कारण क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज क्या है जिसको चेंज कर सकते हैं, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट है जिसको हम मेज़र कर रहे हैं, जिसमें भी कुछ भी चाहे हम रिसर्च करें, जिस भी चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं, जिस पे हमें प्रभाव देखना है, इफेक्ट देखना है, वो क्या है। अब अगर हमें अपने रिजल्ट पर इफेक्ट देखना है तो हमें अपने स्टडी टाइम को चेंज करना पड़ेगा। रिजल्ट तो बाद में, उस पर तो हमें प्रभाव देखना है कि वो कैसा रहेगा। ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल है जो कीप कांस्टेंट है, जो वैसा ही चल रहा है, उस पर कोई वो नहीं। ठीक है, एक वेरिएबल और था हमारे इसमें, वो है कंफाउंडिंग वेरिएबल। इज एन अनकंट्रोल्ड वेरिएबल, जो क्या है, अनकंट्रोल्ड है। दैट इन्फ्लुएंस बोथ द इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, जिसका इफेक्ट क्या दोनों पे ही दिखता है। एग्जाम्पल है डज स्टडी टाइम इम्प्रूव एग्जाम स्कोर, हमारे पास यही है ना भी एग्जाम्पल, हम यही ले रहे हैं इसीलिए। ये एग्जाम्पल बार बार इसलिए है कि अब हम सारा समझ सकें कि इसमें क्या। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही है, हमारे पास स्टडी टाइम है, डिपेंडेंट हो गया कि एग्ज़ाम स्कोर हो गया, तो कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या हो गया, इंटेलिजेंस और प्रायर नॉलेज। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स है कि जिसका दोनों पे पड़ेगा। मान लो सिंपल सा एग्जांपल, चल पहले ये पढ़ लेते हैं कि स्टूडेंट विद हायर इंटेलिजेंस में स्टडी मोर एंड स्कोर हायर, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू नो वेदर द हाई स्कोर्स आर ड्यू टू स्टडी टाइम एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, कि मान लो सिंपल सा आप ये छोड़ो, सिंपल देखो अभी कि मान लो इंटेलिजेंस है, मान लो किसी बच्चे के पास अपनी प्रायर नॉलेज और वो बच्चा इंटेलिजेंट है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इंटेलिजेंट होते हैं, जल्दी याद कर लेते हैं स्टडी को, कुछ भी लगा लो तो वो उसका स्कोर दिखेगा हाई। ठीक है, वो अपना उसका इफेक्ट दिखेगा। फिर अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चा वो स्टडी को टाइम दे रहा है, दूसरा भी दे रहा है, लेकिन एक बच्चा ऐसा इंटेलिजेंट है वो जल्दी कर लेता है कैच, किसी भी तरीके से आप लगा लो, तो वो उसके रिजल्ट में तो वो दिखेगा, चाहे वो उसको सेम क्लासरूम मिल रहा है, चाहे सेम कोचिंग मिल रही है। तो वो भी दो बच्चे जब एक साथ स्टडी कर रहे हैं, एक साथ वो टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक बच्चे का स्टडी स्कोर ज़्यादा आ गया और एक का फिर कम रह गया। वो क्या रीज़न है, वो भी बच्चा टाइम अपने 5 घंटे दे रहा है, ये भी 5 घंटे दे रहा है, लेकिन ये है कि ये कभी भूलता है, कईयों की आदत से बच्चे वो जल्दी कैच कर लेते हैं, वो नहीं भूलते। तो वो होता है जिसका कंफाउंडिंग वेरिएबल, कि जिसका दोनों पे जिसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो वो होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, दिया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।